कल की क्लास में हमने अपना यूनिट स्टार्ट किया था कौन सा? बिज़नेस लॉ का यूनिट 7 जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप इस यूनिट में उन लॉज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपके बिज़नेस से जुड़े हुए होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, LLP also, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप समझोगे, डील करोगे। इस यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड 10 क्वेश्चंस में से 4 टू 5 क्वेश्चंस जो हैं वो वेटेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट आपके लिए बन जाता है एंड इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो, रीज़न बीइंग क्योंकि ये आपका एक बेस सेट करता है। इसी से आप ऑब्वियसली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो या पार्टनरशिप हो उसके बारे में भी समझते हो। क्यों? क्योंकि वो दोनों पहले इसी एक्ट का पार्ट होते थे। ये एक्ट आपका 1872 में ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर तरीके से फॉर्म किया था। किसको देखते हुए? अपने इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए। इन्फोर्समेंट डेट इसकी कौन सी है? 1 सितंबर 1872। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है, ठीक है। एंड एक्सटेंट क्या है इसका? होल ऑफ इंडिया है। होल ऑफ इंडिया यानी कि अब ये एक्ट आपका JNK पे भी लागू होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस एक्ट के बारे में अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली करोगे तो कोई सेक्शंस मेंशन नहीं है, टॉपिक्स मेंशन है। लेकिन अगर वो टॉपिक आप कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर एक सेक्शन ही कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एज पर योर सिलेबस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, जो हम कल की क्लास में प्रॉपरली हमने स्टार्ट भी किए थे डिस्कस करना। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप इसलिए कराया है जस्ट टू हैव द कनेक्शन कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो ये वर्ड हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। एंड इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका ये कब इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। और क्या कहता है ये, मतलब क्या कहना चाहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है वो बताता है, कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल रॉन्ग है वो बताता है, और अगर दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं अगर वो बैक ऑफ करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती हैं, तो फिर दी अदर पार्टी क्या कर सकती है? कोर्ट जाकर डैमेजेस मांग सकती है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो रेमेडीज है उसके बारे में भी बात करता है। तो ये सब चीजें आपकी इसी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम एसेंशियल्स के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे। हमने एक एक करके एसेंशियल्स को डिटेल में समझना है, जिसमें से हमने ऑफर को प्रॉपरली समझना स्टार्ट भी किया था। एंड मैंने आपको ये बताया था कि जब आप एसेंशियल्स जो हैं आपके उनको आप डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेक्शंस जो हैं वो भी कवर होंगे, ठीक है। जैसे ऑफर के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ऑफर को डिफाइन कहाँ पर किया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज ए में। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जो है वो ऑफर से ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ऑफर ही होता है। और ऑफर को डिफाइन कहाँ पे किया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज ए में। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर इंपॉर्टेंट रूल्स कह सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कह सकते हो, जो ऑफर में आपको कवर करने पड़ते हैं, आपको समझने पड़ते हैं कि ऑफर ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। ऑफर विद द इंटेंशन कि एक्सेप्टेंस मिले ऐसे करना चाहिए। ऑफर लॉफुल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफर प्रॉपर तरीके से अगर आप चाहो तो रिवोक भी कर सकते हो, लेकिन कब? एक्सेप्टेंस से पहले। अगर आपको ऑफर जो आपने दिया है अगर आपको वो रिवोक करना है, कैंसिल करवाना है, तो आप कैसे करोगे? एक्सेप्टेंस होने से पहले, ठीक है। देन प्रॉपर तरीके से
जब भी ऑफर दिया जाता है तो ऑफर देने वाले को ऑफरर बोलते हैं और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको ऑफरी बोलते हैं, ठीक है। और ऑफर में प्रॉपरली हर एक वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑफर देने वाले को ऑफरर तो हम बोलते हैं और उसका अपर हैंड होता है, वो चाहे तो कंडीशंस अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, बेसिकली लगा सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली वो चाहे तो कंडीशंस क्या कर सकता है, लगा सकता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमने ऑफर के साथ एक कंसेप्ट को समझना है अब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट कौन सा है, इनविटेशन टू ऑफर। देखो ऑफर के बारे में आपसे कोई अब पूछेगा तो आप ऑटोमेटिकली उससे समझा सकते हो इंक्लूडिंग द डेफिनेशन। इंक्लूडिंग द डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो, उसे समझा सकते हो, ठीक है। एंड ये भी बता सकते हो कि ऑफर को कम्युनिकेट कैसे करना है, या ऑफर को अगर रिवोक करना है तो वो कब करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किस बारे में, कि इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होता है, ये हमेशा आपको बेसिकली जब भी ऑफर का आप टॉपिक करोगे ये दिखेगा ही दिखेगा। ऑफर का मतलब तो चलो ठीक है, होता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछना, अपने मन की विलिंगनेस किसी को बताना कि अगला बंदा आपके कहने पर या तो कुछ कर दे या तो कुछ करने से रुक जाए, या तो कुछ कर दे या तो कुछ करने से रुक जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऑफर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑफर। लेकिन अगर हम बात करें इनविटेशन टू एन ऑफर की तो क्या होगा, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, किसी को इनवाइट करना। किसी को इनवाइट करना, किसके लिए इनवाइट करना है, ऑफर देने के लिए इनवाइट करना है। जब आप किसी को इनवाइट करते हो कि आओ और हमें आकर ऑफर दो तो उसे इनविटेशन टू एन ऑफर बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप किसी को इनवाइट करते हो कि आओ और आकर हमें ऑफर दो तो उसे इनविटेशन टू एन ऑफर बोलते हैं। अब ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, आप किसी शॉप पर जाते हो, वहां पर सेल लिखी होती है, डिस्काउंट लिखा होता है। आप किसी शॉप पर जाते हो, वहां पर सेल, डिस्काउंट, ये सब चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो वो आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, जो शॉपकीपर है या जो ओनर है, ठीक है, उस शॉप का, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा है वो सेल या डिस्काउंट देकर। वो आपको इनवाइट कर रहा है कि ये सेल है, ये डिस्काउंट है, आप आए हमारी शॉप में, यहाँ से कोई आर्टिकल आप चूज करें, ठीक है। आर्टिकल मतलब कोई भी चीज को आप पसंद करें, ठीक है, और हमारे पास आकर उसकी बिलिंग करवाएं। जब हम उस चीज की बिलिंग करवाने के लिए जाते हैं ना, आप लोग भी ऑब्वियसली बिल वगैरह करवाने के लिए लाइन में या वैसे ऑब्वियसली करवाते होंगे, तो उस टाइम पे हम उस शॉप को क्या करते हैं, उस शॉपकीपर को क्या करते हैं, ओनर को क्या करते हैं, ऑफर दे रहे हैं कि हम आपकी दुकान से ये चीज खरीदना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी ये एडवर्टीजमेंट के बारे में आप सुनते हो, देखते हो, राइट, वो सारा का सारा आपका बेसिकली क्या होता है, वो सारा का सारा आपका इनविटेशन टू एन ऑफर है। वो सारा का सारा आपका इनविटेशन टू एन ऑफर है, ठीक है। ये आपको समझना है। और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको ऑक्शनिंग की। ऑक्शनिंग होती है ना, ऑब्वियसली हम सबको पता है ऑक्शनिंग क्या होती है, राइट। लोगों को बुलाया जाता है कि आएं और अपनी बिडिंग करें, बोली लगाएं, और जिस भी आर्टिकल के लिए बोली लग रही है, बिडिंग हो रही है, जो भी हाईएस्ट बिड क्या करेगा, ऑब्वियसली देगा, तो उसी का वो आर्टिकल होगा। तो ऑक्शनिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर। कंपनी के शेयर्स जो कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू निकालती है, वो भी इनवाइट करती है लोगों को कि आकर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें, राइट।
टेंडर्स जो इनवाइट किए जाते हैं कि आप हमें टेंडर्स भेजें, फिर हम चूज करेंगे। तो वो सारे के सारे आपके इनविटेशन टू एन ऑफर में होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको ऑक्शनिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, रेपिटेटिवली आ जाता है कई बार ही, ठीक है, कि टेंडर इज व्हाट, ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर, बोथ, नन। तो ये बहुत ही रेपिटेटिव है, तो उसकी उसकी जगह पर ऑक्शनिंग, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, शेयर्स ऑफ द कंपनी, प्रोस्पेक्टस वगैरह जो होता है, ये सारा का सारा आपका क्या होता है, इनविटेशन टू एन ऑफर में आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। तो ऑफर अलग है, इनविटेशन टू एन ऑफर अलग है। क्लियर हुआ यहां तक, एक बारी बताएं, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको ये ऑफर के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, नेक्स्ट हम समझेंगे अब एक्सेप्टेंस के बारे में। किसके बारे में? एक्सेप्टेंस के बारे में। अब एक्सेप्टेंस क्या है? देखो, ऑफर दिया जाता है, राइट? तो ऑफर की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसमें एक्सेप्टेंस ना हो। ऑफर की कोई वैल्यू नहीं होएगी जब तक उसमें कोई एक्सेप्टेंस ना हो। तो एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत जरूरी होता है। देखो, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिसेस होंगे, तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। और वही एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल होगा तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चेन तो पूरी यही है ना, राइट? तो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होना तो बहुत जरूरी है। ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होना तो बहुत जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस को कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज बी। एक्सेप्टेंस को कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज बी। एक्सेप्टेंस क्या है? बहुत ही सिंपल है। जिस पर्सन को भी ऑफर दिया गया है, अगर वो क्या करे, अपनी असेंट दे दे, जिस भी पर्सन को आपने ऑफर दिया है अगर वो अपनी असेंट दे दे तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और एक बार अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बारी अगर आपकी एक्सेप्टेंस हो गई तो उसको हम क्या बना देते हैं? प्रॉमिस बना देते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रॉमिस मान लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफर इज इनर्ट, इनएक्टिव। विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है। और एक्सेप्टेंस जो है ना आपकी, एक्सेप्टेंस जो है ना, उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि मनी मन में हाँ ठीक है ऑफर अच्छा लगा बस ठीक है। एक्सेप्टेंस तो करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नीडेड। विदाउट द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। तो कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही फेमस केस है आपका। देखो, केसेस जैसे कि मैंने कहा आपको, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपको इंग्लिश लॉ के केसेस होंगे, कुछ आपको इंडियन लॉ के होंगे, ठीक है। इंग्लिश लॉ के भी देखने को मिलेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि ये इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया है, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, या हम एक्सेप्टेंस का ही प्रॉपर अगर बात करें, तो एक फेमस केस हमेशा से आप लोग भी देखते होंगे जो बुक्स वगैरह में या आपको सुनने में मिलता है, दैट इज लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यहाँ पर क्या हुआ था, जो गौरी दत्त था उसका नीज, ठीक है, सॉरी नेफ्यू जो था वो गुम हो गया था, ठीक है। जो गौरी दत्त था उसका जो नेफ्यू था वो गुम हो गया था। तो उसने क्या किया, ढूंढने की कोशिश की, मतलब पता नहीं पार्क में इवनिंग में वो एकदम से मिसिंग हो गया, ठीक है। तो उसने अपने सर्वेंट को, लालमैन शुक्ला को क्या किया, भेजा कि उसको ढूंढ कर लेकर आओ, कहाँ पर है, ठीक है। तो उसका सर्वेंट जो है वो ढूंढने के लिए चला गया। पीछे से गौरी दत्त वॉज एक्चुअली वेरी फीलिंग हेल्पलेस, तो उसने क्या किया,
1913 का केस है ना, तो तब सोशल मीडिया वगैरह टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। तो उसने क्या किया, एक पैम्फलेट्स होते हैं, पैम्फलेट्स कागज तो आपको पता ही है, वो तो तब भी अवेलेबल थे। तो उसने नोटिस निकलवा दिया, पैम्फलेट निकलवा दिए उस अपने किसके नेफ्यू के नाम के, कि इसको ढूंढकर अगर कोई भी लेकर आएगा मैं उसे इनाम दूंगा, मैं उससे इनाम दूंगा। ठीक है। अब जो सर्वेंट जो चला गया था ऑलरेडी, किसको ढूंढने के लिए, उसी बच्चे को ढूंढने के लिए, उसको बच्चा मिल गया और वो बच्चे को लेकर वापस आ रहा था। जब वो वापस पहुंचा घर, तो उसे पता लगा कि उसका जो मालिक था उसने इस प्रकार का कोई नोटिस निकाल दिया, पैम्फलेट निकाल दिया, एड निकाल दी, राइट। इनाम देगा वो अगर कोई बच्चे को ढूंढ कर लेकर आएगा। तो उसको पता लगा, तो उसने अपने मालिक को, ठीक है, बच्चे बच्चे को मालिक के पास दिया, और उसने भी क्या किया, रिवॉर्ड मांगा। क्या मांगा, रिवॉर्ड मांगा। ठीक है। तो मालिक ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, जो भी इनाम तय किया गया था मालिक ने देने से मना कर दिया। तभी केस बन गया, तभी उसने केस कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ, क्या जो वो सर्वेंट है, मतलब ऑब्वियसली था, क्या उससे वो इनाम मिलना चाहिए था, रिवॉर्ड मिलना चाहिए था? नो मैम। क्यों? क्योंकि जब वो ढूंढने के लिए गया था बच्चे को, तब तक उसके नोटिस में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मेरा जो मालिक है इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट निकाल देगा, राइट। उसको तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, उसको तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो दैट मीन्स उसकी तरफ से भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो ये क्लियरली एक अपने माइंड में रखना कि जिस चीज के बारे में पता ही नहीं लगा, तो उस चीज को आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये इस केस में क्या किया गया, सेटल डाउन किया गया प्रिंसिपल, कि भाई कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। एंड उससे भी ज्यादा कम्युनिकेशन किस चीज का, एक्सेप्टेंस का। कम्युनिकेशन किस चीज का, एक्सेप्टेंस का। ठीक है। कहां पर दी रखी है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज बी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सेप्टेंस के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, एक्सेप्टेंस जो भी देगा उसकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो, एक्सेप्टेंस आपको किसी ने ऑफर दिया, अब आपको एक्सेप्टेंस देनी है, तो आप एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल दोगे। अनकंडीशनल यानी कि आप अपनी कंडीशंस नहीं रख सकते। एग्जाम्पल सुनना एक, मैंने अगर आपको बोला कि आई एम सेलिंग माई कार वर्थ रुपीज 5, मतलब 5 लाख, चलो मैं अपनी कार बेच रही हूँ 5 लाख में, ठीक है, दैट इज एन ऑफर। अब आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपको जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि 3 लाख में दे दो। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि 3 लाख में दे दो, तो फिर जो मेरा 5 लाख का ऑफर था ना, वो तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपना ऑफर रख दिया 3 लाख का, आपने मेरे ही ऑफर को काउंटर कर दिया, आपने मेरे ऑफर को काउंटर कर दिया। आपने एक्सेप्टेंस तो नहीं दी ना, आपने तो अपना एक ऑफर रख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो वो प्रॉपरली एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है। ये आती है, कई बार स्टेटमेंट्स ही आती हैं आपको, ठीक है, कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल। क्योंकि अगर आप कंडीशन रखोगे तो फिर आप मेरे ऑफर को कट कर कर आप अपना ऑफर रख दोगे, मतलब काउंटर ऑफर कर दोगे। तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस जो भी देगा वो या तो बोलकर एक्सप्रेस करते हुए लिख कर दे सकता है, या इम्प्लाइडली भी दे सकता है। तो मैंने कल भी आपको समझाया था, ऑफर भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। बात ही खत्म करो, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, राइट। बोलकर भी हो सकता है आपका, थ्रू दी कंडक्ट भी हो सकता है। मैंने आपको कूली की एग्जांपल कल दी थी, मैंने आपको ऑनलाइन जो भी हम चीजें ऑर्डर करते हैं, हम कई बार बात भी नहीं करते हैं। हमने कैब ऑर्डर की,
ठीक है, मतलब कैब हमने बुक की, ऑर्डर करी सच में, ठीक है, कैब बुक की, हम कैब में बैठे, कई बार हम ड्राइवर से बात भी नहीं करते, उसको पता होता है बिफोर हैंड कि उसे हमें कहाँ पर ड्रॉप करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, वो आपका एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? थ्रू कंडक्ट, थ्रू कंडक्ट। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए रीजनेबल मैनर से। रीजनेबल मैनर से मैं आपको बताती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको ऑफर किया है और आपको बोला है कि अगर आपको ऑफर पसंद है तो मेल कर देना, तो आप चिट्ठी नहीं लिखोगे, आप मेल ही करोगे। अगर ऑफर देने वाले ने कंडीशंस रखी हैं, देखो ऑफर देने वाला यानी कि ऑफरर कंडीशंस रख सकता है, उसका अपर हैंड रहता है, लेकिन जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, राइट, ऑफरी जो होता है वो कंडीशंस नहीं रख सकता, उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो ऑफर दे रहा है वो कोई ना कोई वे ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर भी बता सकता है कि मेल कर देना, अपना कोई बंदा भेज देना, चिट्ठी लिख देना, जैसा वो मोड बताएगा एक्सेप्टेंस भी वैसी ही होनी चाहिए। जैसा वो मोड बताएगा एक्सेप्टेंस भी वैसी ही होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू एक्सेप्टेंस होता है ना, कम्युनिकेशन हो सकता है ऑब्वियसली, तो टेलीफोन के थ्रू जो एक्सेप्टेंस किया जाता है, जो भी एक्सेप्टेंस किया जाता है वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, ये याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, तो जहां पर मैं होंगी ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, जहां पर भी मैं होंगी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्टेंस जो है आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, क्या किसी की चुप्पी को आप एक्सेप्टेंस मान सकते हो? क्या किसी की चुप्पी को यस आप मैम। एक्सेप्टेंस मान सकते हो? मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस होता है क्या? बताओ। मेयर साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस होता है? बाकी लोग सुन रहे हैं ना, बताओ चलो। नो मैम। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को ऑफर दिया, अब ध्यान से बात सुनना, अगर मैंने किसी को ऑफर दिया, उस इंसान ने कुछ नहीं बोला, उस इंसान ने कुछ नहीं बोला, अपने कंडक्ट के थ्रू भी कुछ नहीं बोला, ठीक है, वो चुप रहा, मैंने सिर्फ सीधा ये बोल दिया कि ये चीज मेरी है, मैंने उससे ना पूछा ना कुछ, या मैंने ये बोल दिया अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं ये चीज अपनी मान लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप किसी की चुप्पी को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ये चीज ध्यान रखना, आप किसी की चुप्पी को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। सो मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक केस हुआ था, वैसे ही बता देती हूँ, फेल्ट हाउस वर्सेस बिडली का एक केस हुआ था, फेल्ट हाउस वर्सेस बिडली का एक केस हुआ था, अंकल एंड नेफ्यू का ही केस है, ठीक है, अंकल एंड नेफ्यू का ही केस है। यहाँ पर क्या हुआ था, जो फेल्ट हाउस था, वो अंकल था, वो अपने नेफ्यू के पास जाता है और उसको बोलता है, जिसका घोड़ों का बिजनेस होता है, उसके नेफ्यू का घोड़ों का बिजनेस होता है, तो वो उसके पास जाता है और बोलता है, एक घोड़े को देखता है और घोड़े को देखते हुए बोलता है कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला ना तो मैं इस घोड़े को अपना मान रहा हूं, ठीक है, ओके, और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। ये बोलते हुए अंकल चले जाता है, अंकल ये बोलता है कि ये घोड़ा आज से मेरा, ठीक है, और अंकल ये बोलकर चले जाता है। जो बिडली होता है वो ना हाँ बोलता है या ना बोलता है, कुछ नहीं बोलता, वो चारा चुप रहता है। लेकिन अंकल के जाने के बाद ना वो अपने मैनेजर को बुलाता है और ये बोलता है कि अभी अभी अंकल इस घोड़े को देखकर गए हैं और घोड़े को पसंद करके गए हैं, तो तुम इस घोड़े को कल ऑक्शनिंग में मत लेकर आना, मत डालना, ठीक है,
क्यों? क्योंकि अंकल को दे देंगे। उसने ये जरूर बोला अपने मैनेजर को। ठीक है, बात खत्म होगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मैनेजर से गलती हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, मैनेजर से गलती हो जाती है। मैनेजर क्या करता है, उस घोड़े को ऑक्शनिंग में डाल देता है। उस घोड़े को ऑक्शनिंग में डाल देता है और वो घोड़ा सेल आउट हो जाता है, सोल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, सोल्ड आउट हो गया घोड़ा। अंकल को इसके बारे में पता लगता है। अंकल को इसके बारे में पता लगता है, राइट। ठीक है, और अंकल क्या बोलता है, अंकल क्या बोलता है, बेसिकली आकर कन्फ्रंट करता है कि तुमने इस घोड़े को क्यों ऐसा किया, मैं बोल कर गया था, राइट। जो नेफ्यू होता है वो अंकल को समझाने की भी कोशिश करता है कि अंकल मैनेजर से गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप कोई और घोड़ा चूज कर लो। लेकिन इश्यू रिजॉल्व नहीं होता, तभी तो फिर केस बन गया। तो केस कोर्ट में चले जाता है। अब कोर्ट में जब केस जाता है तो वहां पर फैक्ट्स बताने के लिए बोला जाता है। और जब फैक्ट्स सामने आते हैं तो जो कोर्ट है वो ये पूछता है कि जब अंकल ने ऐसा बोला था कि इफ आई हेयर नो वर्ड्स फ्रॉम यू आई विल अज्यूम दिस हॉर्स टू बी माइन, कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला ये घोड़ा मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो क्या तुमने हाँ बोला था या ना बोला था या अपने कंडक्ट से कुछ उनको इशारा किया था? तो बिडले बोलता है नहीं। तो जो कोर्ट है वो क्या बोलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो साइलेंस है, आपकी जो साइलेंस है, इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो फेल्टहाउस वर्सेस बिडली का केस क्या कहता है कि मेयर साइलेंस, MERE, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। किसी की चुप्पी को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। अगर हमने ये अलाउ कर दिया ना तो फिर तो काफी चीजें गलत हो जाएंगी, राइट। लोग तो अपने आप ही ज्यूम कर लेंगे इसने कुछ नहीं बोला, चलो एक्सेप्टेंस है इसकी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड जरूर हो सकती है, पर इम्प्लाइड का मतलब मैंने आपको समझाया है कि इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, थ्रू दी कंडक्ट। आपको कुछ तो इशारा करना पड़ेगा ना, कुछ तो इशारा करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, हम शॉप पर जाते हैं, ठीक है, हम शॉप पर जाते हैं, ठीक है, लिस्ट लेकर कि ये सारा सामान चाहिए, और वो शॉपकीपर पहले से ही हमें जानता है। हम उसे लिस्ट पकड़ा कर आ जाते हैं और शॉपकीपर उस लिस्ट को रख लेता है। बात खत्म हो गई ना। आप कुछ बोलते हो ना शॉपकीपर कुछ बोलता है। क्यों? क्योंकि ये रूटीन में या ऑब्वियसली उस शॉपकीपर का आपके साथ पहले ही क्या है, एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसे लिस्ट पकड़ाते हो और वो आपके एड्रेस पे उस चीज को क्या करता है, डिलीवर कर देता है। मतलब जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आज के टाइम पर तो ऐप इतने आ गए हैं कि हम ऑनलाइन ही हर चीज, हाउस कोर की भी चाहे हो, घर की हो या वैसे खाने पीने की, ऑर्डर करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि इम्प्लाइड का मतलब अलग चीज है, चुप रहना अलग चीज है। इसको प्लीज अलग अलग रखना, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बताएं। यस मैम। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है आपका वो भी बहुत जरूरी है। तो आपने ऑफर के बारे में पढ़ा, आपने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। ऑफर में आपने ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर में भी पढ़ा। ठीक है, एक और कंसेप्ट साथ ही में पढ़ लो। ऑफर में ही आता है कि इनविटेशन टू एन ऑफर अलग है, और अगर आप कई बार सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो, कई बार आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो, तो इंफॉर्मेशन देना डजंट मीन कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है और आपको एक मेल आई है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, व्हाट इज द लोएस्ट कैश प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि आप कम से कम वो प्रोडक्ट कितने में दोगे। तो अगर आप उस चीज को जवाब के तौर पर बता रहे हो तो दैट डजंट मीन कि आप उसके किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं वो आपको समझा रही हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन का बात आ रहा है ना, तो इन्फॉर्म शेयरिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों
होंगे तो ही प्रॉपर तरीके से प्रॉमिस माना जाएगा, ये लिखा हुआ है। Once the acceptance is made, it is called the promise. उसको हम प्रॉमिस मानते हैं और प्रॉमिस ही एग्रीमेंट बनता है। प्रॉमिस ही एग्रीमेंट बनता है, लेकिन साथ में उसमें क्या जुड़ता है? कंसीडरेशन। साथ में उसमें क्या जुड़ता है? कंसीडरेशन। चलो, कंसीडरेशन कराने से पहले एक चीज पूछूंगी मैं आपसे। मैंने बात की है प्रॉमिस की। किसकी बात की है? प्रॉमिस की। तो प्रॉमिस करने वाले को क्या बोला जाएगा? बताओ, अगर किसी को आइडिया है, प्रॉमिस करने वाले को क्या बोला जाएगा? Promiser. प्रॉमिसर। Promiser. Promiser. यस। और जिसको प्रॉमिस किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? Promising. Promissory. प्रॉमिसी। अब मैंने ये आपको क्यों बताया है? हम क्या कर रहे हैं, साथ में सेक्शंस को भी याद कर रहे हैं, राइट? तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2 क्लॉज सी में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की डेफिनेशन दी हुई है कि प्रॉमिस करने वाले को प्रॉमिसर बोला जाता है और जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसे प्रॉमिसी बोला जाता है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है सेक्शन 2 क्लॉज सी में प्रॉमिस की डेफिनेशन दी हुई है। प्रॉमिस की डेफिनेशन नहीं दी हुई। प्रॉमिस की डेफिनेशन एक्सेप्टेंस के साथ ही सेक्शन 2 क्लॉज बी में दी हुई है, चाहे आप अपना बेयर एक्ट खोलकर देख लेना। ओके, ठीक है। ये कंफ्यूजन प्लीज मत रखना, और ये जरूरी है आपके लिए। रीजन बीइंग, मैं अब बात करूंगी किसकी? कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज डी में। तो हमें ए बी सी डी 4 डेफिनेशंस का क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए, राइट? और ये चारों की चारों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सेक्शन 2 क्लॉज सी में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की बात की गई, प्रॉमिस की बात नहीं की गई। प्रॉमिस को कहां पर डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज बी में ही। सेक्शन 2 क्लॉज बी में ही, ठीक है? आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब मैं क्या बात कर मैम रही डी थी? और ई क्या है? मैम ए तो ऑफर है, डी एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस है, सी प्रॉमिसर प्रॉमिसी, डी क्या है? डी और ई। अभी वही कर रहे हैं ना पूजा, हम कंसिडरेशन के अच्छा बारे अच्छा में ही अच्छा पढ़ेंगे ना हम, अच्छा, राइट? वही sorry। मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डेफिनेशन है आपकी ऑफर की, एक्सेप्टेंस के साथ ही प्रॉमिस की, राइट? और सेक्शन 2 क्लॉज सी में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की। नेक्स्ट, एक और चीज बहुत जरूरी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, एंड दैट इज कंसिडरेशन। ये बोला जाता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो उसे हम रद्द मानेंगे। या ये भी बोला जाता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिडरेशन को हम एक और शब्द से जानते हैं, क्विड प्रो क्यो। अब ये इंग्लिश का तो नहीं है, ये है मैक्सिम, आपका लीगल मैक्सिम, क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। लेकिन मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं उसमें ना एनीथिंग इन रिटर्न भी लिखा होता है। तो अगर समथिंग इन रिटर्न की जगह एनीथिंग इन रिटर्न लिखा हुआ तो वो भी आपका आंसर होगा, ठीक है? दोनों नहीं होंगे, डोंट वेरी। कंसिडरेशन का मतलब वैसे होता है क्विड प्रो क्वो का, कि समथिंग इन रिटर्न, लेन देन। आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ देते हो तभी इन रिटर्न कुछ मिलता है। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो आपको कैश मिलेगा, फ्री में तो नहीं दोगे, फ्री में तो नहीं दोगे। तो कंसिडरेशन बहुत जरूरी है, और कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए। कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ कि मेरे लिए ड्रग्स ले आना, राइट? तो जो मैं इन रिटर्न आपसे मंगवा रही हूँ दैट हैज टू बी वैलिड। और कंसिडरेशन जो है आपकी, वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, दैट हैज टू बी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं बोल सकती ना कि मुझे 1 लाख रुपया दो, देखो मैं मैजिक से क्या करूंगी। नो, दैट हैज टू बी प्रैक्टिकल, एंड कंसिडरेशन जो है आपकी वो एडिक्वेट हो, ये जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी, कार ही ले लेते हैं एग्जांपल, घर कार कोई भी चीज अगर हम सेल आउट कर रहे हैं, तो
कितने का बेचना है वो तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। अगर मैं अपना जो कार है 5 लाख की अगर किसी को 1 लाख में दे रही हूँ, क्या किसी को कोई दिक्कत होगी? क्या किसी को कोई दिक्कत होगी? No, ma'am. नहीं ना। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन का होना जरूरी है। एडिक्वेट हो ना हो ये जरूरी नहीं है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उसी प्राइस पर बेचना जितना उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन के लिए ये फॉलो नहीं किया जाता। आप अपनी कोई आप 50 रुपए के पेन को अगर किसी को 10 रुपए में बेच रहे हो या किसी को 100 रुपए पे बेच रहे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, इट इट मस्ट हैव सम वैल्यू। बस उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना कि किसी को फ्री में दे रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी पॉइंटर्स हैं कंसिडरेशन के कि कंसिडरेशन इलीगल नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। अब ये कैसे? कई बार आप एडवांस में पेमेंट करते हो, कई बार आप पहले सर्विसेज लेते हो फिर पेमेंट करते हो। रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, कई बार आपको ऑर्डर के टाइम पर ही पेमेंट करनी पड़ती है, कई बार आप खाना खाने के बाद बिल के थ्रू करते हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है आप कि प्रेजेंटली आप पैसा दे रहे हो और चीज खरीद कर लेकर आ रहे हो। तो कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकती है। कंसिडरेशन इलीगल नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, पर होनी चाहिए ये जरूरी है। ओके। एंड कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, वहां पर लिकर जो है वो बैन है, राइट। तो वहां पर जाकर यू कांट डू कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस ना, कि मुझे ये चीज बेचनी है वो चीज बेचनी है, दैट विल बी इलीगल ऑल्सो। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बताएं। देखो कंसिडरेशन को ना डिफाइन किया गया जो सेक्शन 2 क्लॉज डी में, वो क्या कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो कब बोली जाती है, कब होती है। देखो प्रॉमिसर मैंने आपको बताया, प्रॉमिस करने वाला जब उसके डिजायर पे, उसके कहने पर जो प्रॉमिसी है या कोई और पर्सन क्या करता है, कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता, ठीक है, या कोई काम कर रहा है या कोई काम नहीं करेगा। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि प्रॉमिसर जो होगा, अगर उसके डिजायर पर प्रॉमिसी या उस कोई और इंसान प्रॉमिसी की जगह कोई काम कर चुका है या कोई काम करने से रुक गया है, कोई काम कर रहा है या कोई काम करने से रुक रहा है, कोई काम करेगा या कोई काम करने से रुक जाएगा, उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। वही मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों हो सकती है, राइट। आप किसी को कोई काम करने के लिए बोल चुके हो, उसने काम कर लिया, वो काम कर रहा है, वो काम करेगा, तो कंसिडरेशन तीनों फॉर्म में हो सकती है। कंसिडरेशन तीनों फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि एक कंसेप्ट आता है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। क्या होता है ये कोई बता सकता है मुझे? प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, चलो यही बता दो। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सुना है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सुना है? क्या होता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रीविटी का मतलब, हाँ बोलो। मैम द बाइंडिंग रिलेशनशिप, प्रिविटी इज बाइंडिंग रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में लाइबिलिटीज या राइट बाइंड करेंगे। ओके, प्रीविटी का मतलब क्या होता है? प्रीविटी को आप प्रिवेसी बोल सकते हैं,
देखो, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या तीसरा बंदा इंटरफेयर कर सकता है? दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तीसरा बंदा इंटरफेयर कर सकता है? जनरल रूल की बात कर रही हूँ मैं, एक्सेप्शंस नहीं बात कर रही हूँ मैं, जनरल रूल की बात कर रही हूँ। नो मैम, नहीं कर नहीं सकता। सकता। हाँ, दो लोगों के बीच में, अब एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट? कल को अगर वाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो एक्स ही केस करेगा ना, एक्स ही केस करेगा ना, किसी और को थोड़ना राइट है। और वहीं पर अगर एक्स परफॉर्म ना करे तो वाई ही केस करेगा ना। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक प्रिवेसी होती है कि कोई भी थर्ड पार्टी आकर इंटरफेयर नहीं करेगा, उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो हमारे यहाँ पर फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ पर फॉलो किया जाता है। बट अगर हम बात करें कंसिडरेशन की, तो एक कंसेप्ट सेम यहां पर होता है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि दो लोगों के बीच में, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की बीच की बात है ना, तो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये होता है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। ये इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ पर इंडियन लॉ में ये फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर डेफिनेशन ही कहती है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक केस था, ठीक है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, अगर मैं फैक्ट्स आपको समझाऊं। केस था मदर एंड डॉटर का, राइट? मदर ने क्या करना था, डॉटर के नाम पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी करनी थी, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। अपनी डॉटर को बुलाया और उसको बोला कि एक कंडीशन है कि आई एम ट्रांसफरिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम एनुअली अपने अंकल को एक एनुइटी भेजा करोगे। एनुइटी मतलब कैश अमाउंट भेजा करोगे। तो जो डॉटर थी उसने इन राइटिंग प्रॉमिस कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉमिसर कौन है? मदर। प्रॉमिसी कौन है? बेसिकली आपका बेसिकली डॉटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रॉमिस उसने लिया। अदर पर्सन कौन हो गया? दैट अंकल। ठीक है, मतलब प्रॉमिस करने वाला यहाँ पर कौन है, बता सकता है मुझे कोई? समझ में आया यहाँ तक फैक्ट आपको? प्रॉमिस किसने किया कि वो एनुइटी देगी? डॉटर। तो डॉटर क्या हुई? प्रॉमिसर, राइट? किसको प्रॉमिस किया उसने? अपनी मदर को। तो मदर क्या हुई? प्रॉमिसी। अंकल क्या हो गया? अदर पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसर, जिसको प्रॉमिस किया जाता है प्रॉमिसी, और अंकल अदर पर्सन। अब कुछ टाइम के लिए तो डॉटर ने अंकल को एनुइटी भेजी, कोई दिक्कत नहीं आई कुछ सालों के लिए। उसके बाद डॉटर ने एनुइटी भेजना बंद कर दिया। मदर की डेथ हो गई थी, डॉटर ने एनुइटी भेजना बंद कर दिया। तो जो वो अंकल हैं, क्या वो केस फाइल करके एनुइटी मांग सकते हैं? एनुइटी मतलब जो एनुअल अमाउंट देनी होती है। बताओ, जो वो अंकल है, क्या वो केस फाइल करके मेंटेनेंस का एनुइटी मांग सकते हैं? नो यस और मैम। नो? यस और नो? नो मैम। क्यों? क्यों नहीं मांग सकते, बताओ? क्यों नहीं मांग सकते? अभी तो मैंने बताया एनी अदर पर्सन, उसका भी अधिकार है। हमारे यहाँ पर प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर वो इंसान जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, और अगर उसको वो बेनिफिट ना मिले, वो भी इंटरफेयर कर सकता है। ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है। ये केस हुआ था चिनेया वर्सेस रम्या का केस है ये, ठीक है? बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिल भी सकता है ये। यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो क्लेम। क्यों? क्योंकि उसी के बेनिफिट के लिए हुआ था। हम प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडियन लॉ में फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन है वो इंग्लिश लॉ में फॉलो होता है।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये इंग्लिश लॉ में जो फॉलो करते हैं, ये कौन से केस में वहां पर बोला गया था, ट्विडल वर्सेस एटिक्सन में, ट्विडल वर्सेस एटिक्सन में। ठीक है, कि हाँ इंग्लिश लॉ में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो किया जाता है कि दो लोग हैं जिनके बीच में प्रोमिसर एंड प्रोमिसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही एक दूसरे से क्लेम कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को कोई राइट नहीं है। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है, इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज डी ही कहता है when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बारी बताएं। तो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में फॉलो किया जाता है, इंडियन लॉ में फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इंडियन लॉ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो नहीं करता। चाहे ये चीज कहीं पे लिख लेना, इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लेना। इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका डॉक्ट्राइन होता है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट वो फॉलो करता है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये आपको समझना है। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो आपने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये मेजर 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो आपके एसेंशियल होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो नेक्स्ट मेजर एसेंशियल है वो है फ्री कंसेंट। वो क्या है, फ्री कंसेंट, यही मेजर है एक, इसके बाद एक और रहता है आपका। ठीक है, कल की क्लास में विल बी फिनिशिंग। ठीक है, ये जो है हमारा, तो फ्री कंसेंट के बारे में अब हम अगली क्लास में हमारी बात करेंगे। लेकिन तब तक आपको जो मैंने ऑफर, एक्सेप्टेंस और ये कंसिडरेशन के बारे में आपको अभी समझाया है, काइंडली गो थ्रू इट। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो पूछना, क्यों, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम एसेंशियल नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कस करेंगे वो है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट अपने आप में ही मेजरली बहुत से सेक्शंस को कवर करता है, राइट। ठीक है, जिसके बारे में हम कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, ये दोनों ही आपके बहुत मेजर सेक्शंस हैं जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बारी बताएं। पूजा कुछ पूछना है आपने? यस मैम, मैं पूछ रही थी एग्जाम की कोई अपडेट। अभी तो कोई अपडेट नहीं है, अभी तो 6th है ना, उन्होंने 12th के बाद बोला है ना पूजा। ओके मैम। मैम मैंने क्लासेस मिस होगी ना मेरी, तो मैं पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, तो अभी तो टाइम है, अभी आप पूरा रिवाइज करो अपना। क्या करवाया है?